मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर के अंतर्गत कुछ डेफिनेशंस और मानव नेत्र जो दान करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से शर्त होते हैं, कौन कौन से स्थितियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है दृष्टि विस्तार। ये दृष्टि विस्तार क्या होता है? मतलब दृष्टि का विस्तार। तो ये विस्तार का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में। तो दूर बिंदु क्या होता है कि हमारा नेत्र जहां तक मैक्सिमम मतलब अधिकतम दूर के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो हो गया दूर बिंदु। तो दूर बिंदु को देखने का सभी नेत्र का कैपेसिटी अलग अलग होता है, इसीलिए एक सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। उसी तरह से निकट बिंदु, तो निकट बिंदु किसी सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से यदि आप कम दूरी पर किसी वस्तु को देखोगे वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो निकट बिंदु जो होता है वह सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर और अधिकतम बिंदु जो होता है या दूर बिंदु जो होता है एक सामान्य नेत्र के लिए वह अनंत होता है। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत, उस दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उसी क्षेत्र को कहते हैं दृष्टि विस्तार। क्या चीज? दृष्टि विस्तार। अब हम लोग चलते हैं, मानव नेत्र जब दान किया जाता है तो उसमें कौन कौन सा कंडीशन होता है, किन किन स्थितियों को ध्यान देने वाला होता है। तो देखिए, मनुष्य जो है अपने नेत्र को दान करने के लिए बहुत कुछ कंडीशंस पर ध्यान देने पड़ते हैं। तो आप कोई भी मनुष्य अपना नेत्र दान कर सकता है। कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी आदमी, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सभी अपना नेत्र दान कर सकते हैं। पहला नंबर बात। ठीक है। दूसरा नंबर बात कि मानव नेत्र जब दान किया जाता है तो उसमें एक चीज ध्यान रखा जाता है कि जब मनुष्य एक तरह से मर गया है तो मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर ही नेत्र को निकाल दिया जाना चाहिए, नहीं तो उसका वैलिडिटी समाप्त होता है। आप एक चीज ध्यान रखना भाई, नेत्र दान करने का मतलब होता है उसके कॉर्निया को दान करना। नेत्र दान का मतलब होता है उसके कॉर्निया को दान करना। अच्छा, उसके बाद किसी मनुष्य को डायबिटीज है या फिर दमा रोग है या फिर हाइपरटेंशन है, तो ये लोग भी अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। यानी डायबिटीज पेशेंट हो, चाहे हाइपरटेंशन पेशेंट हो, चाहे दमा यानी अस्थमा रोग से पीड़ित हो, तो ये सब लोग भी अपने नेत्र को दान कर सकते हैं, बशर्ते उसको कोई संक्रामक रोग नहीं हो। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि दान करने वाला को कुछ रोग है तो वो नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ रोग के लिए यह सीमा निर्धारित किया गया है कि कुछ और रोग से पीड़ित व्यक्ति या उससे जिसकी मृत्यु हुई है वो लोग दान नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से देखिए, ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, तीव्र लुकीमिया, टिटनेस, हैजा, तनिका शोध यानी मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोध, तो इन सब रोगों से यदि संक्रमित है या फिर इनसे जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई है, वे लोग नेत्र का दान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग को ये लगता होगा कि ये चश्मा पहनता है तो उसका नेत्र तो ऐसे खराब हो गया। अरे, चश्मा पहनने से नेत्र खराब या नेत्र दान का कोई संबंध नहीं है। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी नेत्र को दान कर सकता है। तो नेत्र दान का मतलब बताए कॉर्निया का दान होता है। तो चश्मा पहनने वाला भी व्यक्ति नेत्र को दान कर सकता है। और
जब नेत्र को दान किया जाता है तो वहां पर एक चीज ध्यान रखा जाता है कि नेत्र को पूरा चिकित्सा का जितना भी उच्च मानदंड होता है, स्टैंडर्ड टर्म्स होता है, सारे चीजों पर उसको जांच कर लिया जाता है कि यह नेत्र दान करने लायक है या नहीं है। आप नेत्र दान कर दोगे, नेत्र को तो वो रख लेंगे, लेकिन उसके बाद वह किसी को देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए बिल्कुल यह चीज ध्यान रखा जाता है यह नेत्र दान के लायक है या नहीं। इस चीज को बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि वह नेत्र दान के लायक होता है, यानी उच्च मानदंड पर वह नेत्र खड़ा उतरता है, तभी उसका दान किया जाता है। और यदि वह उच्च मानदंड पर खड़ा नहीं उतरता है तो उसको चिकित्सा अनुसंधान के लिए रख दिया जाता है। मतलब कि नेत्र में क्या क्या चीज होता है, कौन कौन से इस नेत्र से लोग जो है बहुत ज्यादा दूर तक क्यों देख रहा था, 95 या 100 साल होने के बाद भी इसके नेत्र में क्या ऐसा चीज है जो अभी तक चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों और भी बहुत सारे बातें हो सकती है जिन पर शोध करने के लिए नेत्र को रखा जाता है। किन नेत्र को? वो नेत्र को जो दूसरे में ट्रांसप्लांट या फिर प्रत्यारोपित नहीं किया जा सके, उस नेत्र को क्या किया जाता है, उस नेत्र को चिकित्सा अनुसंधान के लिए रख दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज इसमें और ध्यान रखा जाता है कि नेत्र का दान देने वाला और नेत्र का दान लेने वाला, मतलब जिसको नेत्र दिया गया है और जो नेत्र लिया है, दोनों के पहचान को गुप्त रखा जाता है। मतलब आप कितना भी प्रयास करें कि मेरे नेत्र के अंदर किसका नेत्र लगा हुआ है, किसका नेत्र मतलब किसने हमको नेत्र दान किया है, यह आपको चिकित्सा से संबंधित लोग नहीं बताएंगे। ठीक है। तो क्योंकि इसका नियम यह है कि नेत्र दान करने वाला और नेत्र लेने वाला दोनों का पहचान गुप्त रखा जाता है। तो ठीक है। तो ये था नेत्र दान से संबंधित इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इसको आप लोग अच्छे से पूरा कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे से, ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ अदर डेफिनेशंस पर, जिसमें से एक है त्रिपार्श्व या फिर प्रिज्म। त्रिपार्श्व या फिर प्रिज्म। तो ये समझते हैं कि त्रिपार्श्व या प्रिज्म होता क्या है। आप जैसे एक बुक हम उठा रहे हैं, ये देखो ये बुक है, बुक इस तरह से मुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसको, यदि बुक को ये ध्यान से समझिएगा, यदि बुक को देखें तो एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर, हालांकि ऊपर नीचे इस तरह से कुल जोड़िएगा तो टोटल 6 पृष्ठ है बुक के अंदर। कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। अब देखो हम इस बुक को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो एक आयताकार पृष्ठ इधर और एक आयताकार पृष्ठ मेरे तरफ, 2 साइड हो गया, और एक पृष्ठ इधर बचता है। इसको हम ये दूसरे बुक से ढक रहे हैं। ये देखिए इस बुक से हम ढक रहे हैं। तो ये आकृति आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और ये रहा तीसरा पृष्ठ। ठीक है, 3 पृष्ठ हो गया। अब ऊपर और नीचे देखिए, वैसे ये देखिए खाली दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा भी एक पृष्ठ है। ये इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये रहा, ये देखो ऊपर वाला एक पृष्ठ है और इसके नीचे वाला भी इसी तरह का एक पृष्ठ है। देखो त्रिभुज है और इस साइड भी क्या है? त्रिभुज है। तो देख लिए, तो 3 पृष्ठ, एक पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ और ये तीसरा पृष्ठ, 3 पृष्ठ हुआ जो आयत है, आयत टाइप का। और ये और एक ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे देख लो। अब त्रिभुज को तो अच्छे से पहचानते हो, ऊपर भी त्रिभुज और नीचे भी त्रिभुज। तो इस तरह का जो आकृति है, यह आकृति होता है आपका एक्चुअल में क्या? प्रिज्म। तो प्रिज्म आप समझ गए कि प्रिज्म में जो है 3 आयताकार पृष्ठ होता है। सॉरी, हाँ, प्रिज्म में 3 आयताकार पृष्ठ होता है और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है। तो प्रिज्म पर चलते हैं, इसको त्रिपार्श्व भी कहते हैं। तो कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी 2 सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, उसे प्रिज्म कहा जाता है।
प्रिज्म में 5 सतहें होती हैं। अभी हम तुरंत आपको 5 सतह बताए, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार तथा अन्य 3 सतहें आयताकार होती है। ये देखो आकृति में प्रिज्म को ऐसे दिखाए हैं। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डैश बी डैश सी डैश एक त्रिभुज है। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश 2 त्रिभुजाकार सतह हुआ, 2 त्रिभुजाकार सतह हुआ। और आयताकार ए बी बी डैश ए डैश एक, दूसरा ए डैश सी दूसरा, तीसरा बी बी डैश सी। तो इस तरह से 3 आयताकार पृष्ठ हुए और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ, 5 पृष्ठ। इससे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है कि एक प्रिज्म में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो 3 होते हैं। एक प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। कुल कितने पृष्ठ होते हैं एक प्रिज्म में, तो 5 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिज्म के कोण पर। प्रिज्म का कोण क्या हुआ? प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। ये अपवर्तक सतह क्या होता है? तो ये जो आयताकार सतह आपको बताए, इस तरह से आयताकार एक सतह, ये दूसरा सतह, इसको यदि हम इस तरह से देखें तो इसके बीच इस तरह से कोण बन रहा है। ठीक है, तो वही जो अपवर्तक सतह के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। देखो ये चित्र में हम ये दर्शाए हैं एंगल ए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म का कोण कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से होकर अपवर्तन। अपवर्तन तो आप पढ़ चुके हो। तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने दिशा में उसके दिशा में परिवर्तित हो जाता है। उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो पहले वो हवा से कहाँ प्रवेश करेगी? कांच में प्रवेश करेगी, फिर वो बाहर निकलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी वो हो गया आपतित किरण। जो अंदर एंट्री लेगी वो हो गया अपवर्तित किरण, है ना? दूसरे दिशा में हो गया, कांच एक दिशा हो गया, फिर वह बाहर निकला तो उसका नाम फिर से हो जाता है निर्गत किरण। ध्यान रखिएगा, प्रिज्म में 3 नाम बताया। आपतित किरण जो एंट्री किया, जो मतलब प्रिज्म के तरफ गया, आपतित किरण जो प्रिज्म के अंदर घुस गया, प्रिज्म के अंदर इंटर कर गया, वह हो गया अपवर्तित किरण। और जो प्रिज्म से बाहर निकला उसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत मतलब वैसे भी होता है बाहर निकलना। चलिए चित्र में समझते हैं कि प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार सतह होते हैं। पहले इसका हम लोग अपवर्तन के लिए क्या शर्त है उसके बारे में हम कुछ लिखे हुए हैं। प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतह होती है। प्रायोगिक चित्र में, यानी हम लोग चित्र जब बनाते हैं प्रयोग के लिए, इसके त्रिभुजाकार सतह का उपयोग किया जाता है। देखो ये त्रिभुजाकार सतह ही लिखे हैं। जबकि प्रयोग में अपवर्तन 2 आयताकार फलकों से होता है। यानी अपवर्तन जो एक्चुअल होता है वह आयताकार पृष्ठ में होता है, लेकिन उसका जो चित्र हम लोग शो करते हैं वह त्रिभुजाकार करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, ये आपतित किरण ये बाहर जा रहा है प्रिज्म के तरफ, तो आपतित किरण ये जो सीधा सीधी आप देख रहे हो, सीधा सीधी चला गया, ये वाला, ये अपवर्तित किरण हुआ। और ये जो इस तरफ कोण मुड़ा, इस तरफ मतलब बाहर निकला, उसको बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ठीक है, अच्छा अब एक होता है, निर्गत कोण लिख दिए हैं, ये विचलन कोण होता है। विचलन कोण, तो देखो विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण को उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर, जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में, उधर जा रहा है तो उसी दिशा में आगे बढ़ाना, फिर एक दूसरा दिशा, आपतित किरण को उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को उसी दिशा में पीछे की तरफ बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वहां पर जो कोण बनता है, इसी कोण का नाम है विचलन कोण। हम लोग डिफाइन करेंगे आगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म से अपवर्तन का इस तरह का सिस्टम आपको ध्यान रखना है, इसी तरह का आपको चित्र में बनाना है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, वर्ण विक्षेपित होना, यानी वर्ण का अपने अवयवी वर्णों में टूटना। तो क्या होता है कि जब एक श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी रंग होते हैं, ये आप याद रखिएगा कि जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाती है, 7 वर्ण में अलग अलग बट जाती है। इसी घटना को 7 रंग में जो बटता है, इसी घटना का नाम है वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण का विक्षिप्त हो जाना, वर्ण का हट जाना, वर्ण का अलग अलग भाग में टूट जाना। ठीक है, तो ये जो 7 वर्ण है उसको हम चित्र में इस तरह से इंडिकेट किए हैं। ये हो गया आपतित किरण, यह जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश किया, यह देखो 7 वर्ण में टूट गया। यह छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 वो लाइन खींचे हैं, और यही यह बाहर भी निकला हुआ है 4 5 6 7। ठीक है, और यहाँ पर एक पर्दा लगाया है, पर्दा पर ही यह 7 वर्ण प्राप्त हो रहा है। तो जिस पर्दे पर यह 7 वर्ण प्राप्त हो रहा है, उस पर्दे को हम लोग कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट। तो देखिए, इस 7 रंग का विशेषता क्या है, यह 7 रंग में सबसे ज्यादा झुकाव कौन किस में आपको लग रहा है, सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन सा है? ये जाहिर सा बात है, सबसे ज्यादा तो यही झुका हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो झुका हुआ कौन है, वो है वायलेट। V फॉर वायलेट। वायलेट मतलब होता है बैगनी, वायलेट माना बैगनी। और सबसे कम कौन झुका हुआ है? भाई सबसे कम तो ये झुका हुआ है, सबसे कम यही झुका हुआ है, ऊपर वाला। तो ये सबसे ऊपर वाला है R फॉर रेड। तो आप याद रखिएगा, यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक विचलन किस वर्ण का होता है, तो कौन सा वर्ण हो जाएगा? सबसे अधिक विचलन होता है वायलेट का, यानी बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किस वर्ण का होता है? सबसे कम विचलन होता है रेड का। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, जिस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये तरंग दैर्घ्य का क्या मतलब है? ये तरंग दैर्घ्य का मतलब है तरंग, उसका जो तरंग होगा, यानी उसका जो निकलने वाला कण होगा, वह दूर से दिखाई पड़ेगा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा, वह किरण दूर से उतना ही ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि आप देखे होंगे किसी ऑर्केस्ट्रा वगैरह या किसी प्रोग्राम वगैरह में रेड लाइट जो है वह सबसे ज्यादा चमकता है। रेड लाइट को आप चमकाते हुए एक दूसरे पर देखेंगे, हालांकि अलग अलग रंग चमकाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो लगता है, सबसे ज्यादा जो दिखता है, वो होता है रेड, है ना। इसलिए ध्यान रखना आपको कि रेड रंग का लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वह सबसे अधिक होता है। तो ये था, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका क्रम जो है ऐसे लिखा हुआ है, बैजानी पी नाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, ती से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, वो 7 क्रम को हम लोग इस प्रकार लिख दिए हैं। लेकिन वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में यदि आप सजाओगे तो सबसे ऊपर पर आपको रेड लिखना है और सबसे नीचे वायलेट लिखना है, बाकी जो भी है वो सारा मान बीच में लिखा है। ठीक है, समझ गए इस टॉपिक को। चलिए इसको अब मिटाते हैं। चलिए
कुछ डेफिनेशंस और छूट गया था, उसको हम यहां पर क्लियर करते हैं। एक था विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, विचलन कोण होता क्या है। जब किसी प्रिज्म में आपतित किरण को उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ाया जाता है तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तो दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा, ये ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो, डेल्टा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम चित्र बना दें। वैसे चित्र तो हम बना चुके थे पहले, फिर भी एक और बना देते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण। ठीक, इसको पीछे बढ़ाओ डॉटेड लाइन के साथ, इसको भी पीछे बढ़ाओ डॉटेड लाइन के साथ। तो देखो यहां पर जो कोण बना, इसी कोण का नाम है विचलन कोण। ठीक, ये वाला तो आप जान रहे हो, ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण, और ये बाहर निकल रहा है, इसका नाम हो गया निर्गत किरण। हालांकि प्रिज्म का कोण, यदि प्रिज्म का कोण का बात करें तो यहां पर होगा, तो वो हमको बनाने का जरूरत नहीं है। तो समझ गए बात को। एक और डेफिनेशन लेते हैं, वर्णपट, वर्णपट या स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। तो यही है स्पेक्ट्रम, पर्दा को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह 7 विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाती है, और वह वर्ण जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसी पर्दे को वर्णपट कहते हैं। तो चलते हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश, ऐसा भी लिख सकते हो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। उन वर्णों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है
प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध स्पेक्ट्रम और एक अशुद्ध स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।